वालेकुम बच्चों स्ट्रेस रिलेटिंग म्यूकोजल अल्सर में हमने सिर्फ 3 बातें करनी है। वो ये कि व्हाट आर द स्ट्रेस अल्सर्स, व्हाट आर द कर्लिंग अल्सर एंड व्हाट आर द कुशिंग अल्सर। इनकी आपको डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जस्ट वाइवा वगैरह में थोड़ी सी पूछी जाती है कि व्हाट आर द स्ट्रेस अल्सर्स, कर्लिंग अल्सर एंड कुशिंग अल्सर। और अगर कोई बंदा जो है ना बहुत शॉक में गया है या फिर सेप्सिस या सीवियर ट्रॉमा से गुजरा है, उन केसेस में क्या होता है, स्टमक में जो अल्सर्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रेस अल्सर्स। ठीक है, उसके बाद जो अल्सर जो प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम में होते हैं, किस वजह से होते हैं? बर्न और ट्रॉमा की वजह से। कोई भी आपसे पूछे बर्न और ट्रॉमा की वजह से अगर प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम के अंदर अल्सर्स आ जाते हैं तो उसमें कौन से अल्सर्स होते हैं, तो आपने कहना है वो कर्लिंग अल्सर्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी ब्रेन डिजीज़ की वजह से आपसे पूछ लेते हैं, कुशिंग है ना इसका नाम, कुशिंग अल्सर, तो इसका मतलब ये कि कोई इंट्राक्रेनियल डिजीज़ थी, उसकी वजह से स्टमक, ड्यूडेनम या एसोफेगस में अल्सर्स होने शुरू हो गए, तो उनको हम कुशिंग अल्सर कहते हैं। ठीक है, इसके ज़्यादा इसकी कोई डिटेल आपसे नहीं पूछेगा, आपको ना करने की ज़रूरत है। दूसरी आगे हमारे हैं क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस पे। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में हमारे पास सबसे मोस्ट कॉमन क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कौन सा होता है आपके पास? एच पाइलोराई की वजह से इन्फेक्शन होता है। उसके अलावा डिफ्यूज जो है ना ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस होता है। ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस की मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है? डिफ्यूज एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एच पाइलोराई वाला करेंगे और एक्यूट एट्रोफिक करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद ना सबसे पहले हम एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस के बारे में डिस्कस करने लगे। सबसे पहले एच पाइलोराई होता क्या है? ये आपने बच्चों थर्ड ईयर में भी ये चीज़ पढ़ी हुई है कि एच पाइलोराई की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपने डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन सबसे यहाँ पे हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे। स्पाइरल शेप किस्म के, कर्व किस्म के बेसिलाई होते हैं। ठीक है, आगे इनमें से ये पूरी डिटेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एपिडेमियोलॉजी में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि फीको-ओरल रूट से स्प्रेड होता है। ठीक है, सैनिटेशन अगर आप रखते हैं तो क्या होता है कि ये इसके फैलने के चांसेस कम से कम होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे हैं इसकी पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस में आपको क्या पता होना चाहिए? एक्चुअली हमारे पास ये एच पाइलोराई करता क्या है, इसने ना आपके एंट्रम वाले रीजन में, आपको पता है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके होता है ये। ठीक है, ये एंट्रम का रीजन है ना, इसने सबसे पहले अफेक्ट करना होता है इस एंट्रम के रीजन को। ठीक है, अब इसने प्रीडोमिनेंटली इस एरिया को जब अफेक्ट करना है ना, इस एरिया में क्या होता है, लोकली गैस्ट्रिन प्रोडक्शन जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है, बट हाइपर गैस्ट्रिनीमिया होना शुरू हो जाता है। इंक्रीज सीरम गैस्ट्रिन होता है, इज़ अनकॉमन। अब इसमें क्या होता है कि इस एच पाइलोराई ने ना प्रीडोमिनेंटली एंट्रम को अफेक्ट करना है और उसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन हो जाती है। अब इसमें कैसे होनी है ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है। अब ये होल कहानी लिखी हुई है, इसमें क्या होता है कि ना एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। वो किस वजह से हो रही है? कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि ये एंट्रम को अफेक्ट करता है। उस एंट्रम में क्या होता है कि आपको पता है एंट्रम में गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन होती है, गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, एसिड की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि अल्सर्स बनना शुरू हुए हैं, और वो अल्सर होते हैं ड्यूडेनल टाइप के अल्सर्स। एक तो ये टाइप होगी। दूसरी होता है कि सम टाइम इन अदर पेशेंट्स ये गैस्ट्रिक बॉडी और फंडस को भी इन्वॉल्व कर सकता है। अगर इसने जाके गैस्ट्रिक बॉडी और फंडस को इन्वॉल्व कर दिया ना तो उसको हम कहते हैं मल्टीफोकल एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, मल्टीफोकल एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि पैराइटल सेल मास भी कम हो चुका होता है। पैराइटल सेल मास जब कम होता है ना और एसिड से वो उस केस में क्या होगा कि अब जब पैराइटल सेल्स नहीं है तो क्या होगा कि एसिड की सिक्रीशन भी कम हो जाएगी। एसिड की सिक्रीशन कम हुई तो क्या होगा कि अब मेटाप्लेजिया होना शुरू हो जाएगा। उस मेटाप्लेजिया की वजह से क्या है, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये कि ड्यूडेनम अल्सर्स और एडिनोकार्सिनोमा का ये डिटेल हो गई। अब एच पाइलोराई के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से ये सारा काम कर रहा है? मैं एक बार दोबारा रिपीट करती चलूँ। अगर उसने एंट्रम को इफेक्ट किया तो गैस्ट्रिन प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से वो अफेक्ट करके एसिड की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करा देगी क्योंकि वो अफेक्ट करती है। दूसरा काम हो सकता है अगर उसने बॉडी फंडस को इन्वॉल्व कर लिया, तब उसने क्या करना है, जो पैराइटल सेल्स है उनका नंबर कम कर देना है। वो कम हो गया तो क्या हुआ, एसिड की प्रोडक्शन अब कम हो जाएगी और क्या होगा कि मेटाप्लेजिया होगा उन सेल्स के अंदर और एडिनोकार्सिनोमा के चांसेस होंगे। ठीक है, ये हमारी कहानी थी, मैं इसको एक्सप्लेन कर दी है। अब कौन से इसके 4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये अपना काम दिखाती है, असर करती है। सबसे पहले तो ये कि फ्लैजेला होता है इसके पास। वो फ्लैजेला इस बैक्टीरिया को इतनी एबिलिटी देते हैं कि ये मूव कर सके और जाके म्यूकस के अंदर जो है ना, विस्कस जो म्यूकस है उसके अंदर मूव कर सके। उसके बाद दूसरी इसकी रीज़न होती है कि इसके पास यूरिएज होता है। यूरिएज क्या करता है कि वो अमोनिया जनरेट करता है आपके एंडोजिनस यूरिया के जरिए। जो बॉडी के अंदर यूरिया होता है उसको तोड़ के अमोनिया बनाता है, और वो अमोनिया क्या करता है, लोकल गैस्ट्रिक पीएच को बढ़ा देता है और बैक्टीरिया के सर्वाइव करने में मदद हो जाती है। नॉर्मली तो वहाँ पे एसिड होता है ना, तो बैक्टीरिया सर्वाइव ही ना
करे। तो यहाँ पे इसके पास एबिलिटी होती है कि यूरिएज होता है, यूरिएज क्या करता है, यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनिया में, और वो अमोनिया करता है उस गैस्ट्रिक पीएच को ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सर्वाइवल बढ़ जाता है। और तीसरी चीज़ होती है एडहेसेंस। ठीक है, एडहेसेंस क्या करती हैं, उस सरफेस के साथ बैक्टीरिया के एडहेरेंस में हेल्प करते हैं। चौथी चीज़ हमारे पास आती है टॉक्सिन। टॉक्सिन हमारे पास कौन से होते हैं, साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए, कैग ए भी इसको हम कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो डिजीज़ प्रोग्रेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये इस कैग की वजह से जो है ना ज़्यादातर हमारे पास जो है ना वो कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी हुई, इनको आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है, इंटरल्यूकिन 1 बीटा का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है, इंटरल्यूकिन 10 का एक्सप्रेशन जो है वो कम हो जाता है। इनकी वजह से जो है ना वो गैस्ट्रिक कैंसर और एट्रोफिक के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये एट्रोफी वगैरह की वजह से सारा कुछ होता है। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इस पूरी चीज़ की मॉर्फोलॉजी, एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस की मॉर्फोलॉजी, जिसको मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया और यहाँ पे मैंने बड़ा करके इसको दिखाया हुआ है। इसकी ये जो बच्चों मैं चीज़ें दिखा रही हूँ ना, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ऐसे ही करके अपनी बुक पे पेस्ट कर सकते हो। आपको जब लिखने के लिए आएगा तो आप बुक वाली इतनी बड़ी कहानी की बजाय आप ये लिख सकते हो। सबसे पहले तो ये कि एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, मोस्टली कंसंट्रेशन इन सुपरफिशियल मिकोजल लेयर में होती है। एक्सट्रीम लेयर्स होती है ना, उनमें सबसे ज़्यादा एच पाइलोरी इफेक्ट करता है। पहले सुपरफिशियल लेयर में होगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, एक्सटेंड करता 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 गैस्ट्रिक पिट्स में चला जाएगा। ऐसे करके गैस्ट्रिक पिट्स होती है ना, उनमें जाना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे जब जाएगा तो क्या करेगा, ये पिट एब्सेसिस यहाँ पे बनाएगा ऐसे करके। अच्छा, वो ये कि अब एच पाइलोरी मोस्टली कहाँ होता है, मोस्टली एंट्रम में होता है, और क्या होगा, और लेस कॉमन एसिड प्रोड्यूसिंग एरिया, एसिड प्रोड्यूसिंग एरिया में कम होता है। उसके बाद ये कि ग्रॉस में हम अगर देखें, वो अफेक्टेड गैस्ट्राइटिस जो हो चुका है किसी बंदे को, ग्रॉस में कैसा नजर आएगा और माइक्रोस्कोपी में कैसा नजर आएगा। ग्रॉस में जब हम देखें तो ये तो रेड कलर का मिकोजा हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है, कोर्स और इवन नोडुलर किस्म की अपीयरेंस हुई होती है स्टमक की। ठीक है, उसके बाद देखिए माइक्रोस्कोपी में क्या नजर आता है कि न्यूट्रोफिल्स होते हैं लैमिना प्रोप्रिया में। ठीक है, और वो जो ल्यूमन के अंदर ना वो पिट एब्सेसिस बना लेते हैं। मैंने आपको बताया ना, पिट्स में जा रहे होते हैं तो पिट एब्सेसिस बना रहे होते हैं। तो अब पहले न्यूट्रोफिल्स होंगे, उसके बाद वहाँ पे प्लाज्मा सेल्स भी आ जाएंगे। प्लाज्मा सेल जब आएंगे तो उनका नंबर वहाँ पे बढ़ जाएगा। उसके बाद लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, वो चीज़ें भी वहाँ पे होंगी। और उसके अलावा इसमें क्या चीज़ होगी, थिक किस्म के र्यूगल फोल्ड्स अब नजर आएंगे हमें। ठीक है, अब वो ऐसा लग रहा होगा थिक र्यूगल फोल्ड जैसे कैंसर होता है, मिमिक करेंगे कैंसर को, उसको हम कहते हैं माल्ट। ठीक है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोसाइट ट्यूमर्स, इस टाइप का इसका नाम है। उसके बाद ये कि पोटेंशियल इसमें होता है कि ये लिम्फोमास बना सकते हैं, मतलब ये कि कैंसर कर सकते हैं। उसके बाद ये कि लॉन्ग स्टैंडिंग एट्रोफिक म्यूकोजा, लॉन्ग स्टैंडिंग पैची इन्वॉल्वमेंट्स होती है इसमें। ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो मिकोजा है ना वो एट्रोफिक हो जाता है। इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया होता है, कार्सिनोमा के रिस्क जो होते हैं इसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो बताना ज़रूरी थी इस केस में, एच पाइलोरी वाले में। ठीक है, ये पूरी आपकी डिटेल लिखी है। अब इसमें इस केस में हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, इस बंदे में क्लिनिकल फीचर ऐसे आएंगे कि वो उस बंदे के अंदर हमारे पास यूरिया ब्रेथ टेस्ट हमें करवाना पड़ेगा एच पाइलोरी की आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसकी ब्रेथ के अंदर जो है ना यूरिया की स्मेल होगी या अमोनिया की स्मेल होगी। ठीक है, क्योंकि अमोनिया जनरेट हो रहा होता है बैक्टीरियल यूरिएज की वजह से ना, तो वो हमें यूरिया ब्रेथ टेस्ट से हमें कंफर्म हो जाता है। उसके अलावा हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, रैपिड यूरिएज टेस्ट से, और उसके अलावा बैक्टीरियल कल्चर से, और बैक्टीरियल डीएनए डिटेक्शन बाय पीसीआर से करते हैं। उसके बाद देखिए ट्रीटमेंट अगर हमने इसका करना है तो क्या होगा कि हमारे पास वो बंदे को हम कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक देते हैं, जिसमें प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं और एंटीबायोटिक होते हैं, कॉम्बिनेशन देते हैं। उसके बाद ये कि कुछ जो है ना बंदे वो ट्रीटमेंट के बाद जो है ना वो वो इम्प्रूव कर जाते हैं, और कुछ के अंदर क्या होता है कि दोबारा जो है ना इनकम्प्लीट इराडिकेशन होती है और दोबारा रीइन्फेक्शन हो जाता है। ये एच पाइलोरी जल्दी जान नहीं छोड़ता है, इसलिए दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस। ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपसे कभी भी कोई पूछे एच पाइलोरी सबसे पहले किसको इन्फेक्ट करता है, आपने कहना है एंट्रम को इफेक्ट करता है। लेकिन ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस होता है उसने सबसे पहले एंट्रम को इफेक्ट नहीं करना, उसने सबसे पहले आपके पैराइटल सेल्स को इफेक्ट करना है। वो कैसे कि इसने ना टिपिकली ये एंट्रम को तो बिल्कुल ही छोड़ देता है ना, इसलिए हाइपर जो है ना गैस्ट्रीनीमिया के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गैस्ट्रिन का लेवल इसमें क्यों बढ़ रहा है, उसमें हाइपर गैस्ट्रीनीमिया नहीं होता, लेकिन ये कि उसमें एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है।
यहाँ पे हाइपरगैस्ट्रेनीमिया क्यों हो रहा है? अब उसकी वजह ये है कि ना आप इसमें ना बॉडी में ना ऑटोइम्यून, तो ऑब्वियसली इसमें क्या बनेगी, एंटीबॉडीज़ बनेगी। अब एंटीबॉडीज़ जो होती है ना वो किसके अगेंस्ट बनती है, आपकी अपनी बॉडी के ही पेराइटल सेल्स के खिलाफ। जब पेराइटल सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेगी और आपके इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेगी, तो क्या होगा, उनके जो है ना वो सेल्स ख़राब हो जाएंगे। अब एसिड की प्रोडक्शन उनमें कम हो जाएगी। जब कम होगी ना तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेशन होगी जी सेल्स की, ठीक है। जी सेल्स को स्टिमुलेशन जाएगी कि आप प्रोड्यूस करो गैस्ट्रिन, ठीक है, गैस्ट्रिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो। तो इसका मतलब ये होगा कि गैस्ट्रिन का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरगैस्ट्रेनीमिया हो जाएगा, ठीक है। ये वजह है हमारे पास गैस्ट्रिन बढ़ने की। उसके बाद ये कि हमारे पास इसमें ना पेप्सिनोजिन, सीरम पेप्सिनोजिन का लेवल है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि पेराइटल सेल ख़राब हो चुके हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर हमारा ख़राब हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। विटामिन B12 को लेके जाने में आपके इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल होता है, इसलिए अगर ये नहीं होगा तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। आपके पास कौन सा अनीमिया होगा, हमारे पास इसमें अनीमिया होता है, उसका नाम मुझे भूल गया अब, फॉलिक एसिड वगैरह की वजह से होता है। अब मैं वो इसमें आएगा, मैं बताती हूँ। उसके बाद ये कि डिफेक्टिव गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड भी प्रोड्यूस नहीं होगा, ऑब्वियसली पेराइटल सेल नहीं काम कर रहे और HCl नहीं प्रोड्यूस हो रहा। गैस्ट्रिन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये कि आगे HCl नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो सेल सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक क्लोर हाइड्रिया हो गया है, ठीक है। नीचे कुछ ना डिफरेंसेस दिए हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी देख लीजिएगा। इसमें डिफरेंसेस क्या होता है, सबसे पहले तो ये कि जो है ना इन्फ्लेमेटरी सेल्स, इसमें जो है ना लोकेशन ये एंटर में होता है और ये बॉडी में होता है। इसमें न्यूट्रोफिल प्लाज्मा सेल्स होते हैं, इसमें लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस होते हैं। इसमें जो होती है एसिड प्रोडक्शन जो है ना वो ज़्यादा हुई होती है या फिर स्लाइटली डिक्रीज़ होती है। इसमें एसिड प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम है, ठीक है, क्योंकि वो सेल्स ही ख़राब हो गए। गैस्ट्रिन इसमें नॉर्मल है, ये डिक्रीज़ है, इसमें इंक्रीज़ होती है, हाइपरगैस्ट्रेनीमिया होता है, ठीक है। और ये कि बाकी ये देख लेना, ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, तो ये आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे वेट एक मिनट, हाँ, इसमें क्या हो रहा है कि ये जब सारा कुछ हो रहा है ना तो उसकी वजह से परनीशियस एनीमिया होता है, ठीक है। यही बातें इसमें आपको बताना चाह रही थी। इसमें ना जो है वो परनीशियस एनीमिया है, और वो जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है फिर हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये इसके बारे में ना थोड़ी सी शॉर्ट लिस्टिंग करके लिखा हुआ है। ये देखिए, आपको लिखा नज़र आ रहा है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है, एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, आपके कौन से पंप्स के खिलाफ बन रही होती हैं, आपके पेराइटल सेल्स में हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज पंप होते हैं, उनके खिलाफ बनती है, और इंट्रिंसिक फैक्टर के खिलाफ। उसके अलावा इसने अफेक्ट किसको करना है, बॉडी और फंडस को मेनली अफेक्ट करना है। और इसकी वजह से क्या होगा, एसिड सिक्रीशन कम होगी तो क्या होगा, गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। गैस्ट्रिन प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो उसकी वजह से हाइपरगैस्ट्रेनीमिया हो गया, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, परनीशियस एनीमिया हो रहा है, क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। उसके बाद ये कि मॉर्फोलॉजी में हमें क्या नज़र आएगा, जब हम उसको देखेंगे तो हमें हमारे एसिड प्रोड्यूसिंग मिकोजा जो है ना बॉडी और फंडस में, उसका डैमेज नज़र आएगा, वो ख़राब हो चुका होगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि मार्कली थिन किस्म के र्यूगल फोल्ड होंगे, जबकि H. पाइलोराई में थिक र्यूगल फोल्ड थे, यहाँ पे थिन होंगे। B12 की डेफिशिएंसी की वजह से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया या फिर परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद ये कि लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस यहाँ पे मिलेंगे। न्यूट्रोफिल प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि क्रॉनिक से टाइप की हम कंसीडर करते हैं इसको। उसकी क्रॉनिक टाइप है ना, तो लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल ज़्यादा होते हैं। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है ना वो डीपर और सेंटर्ड होता है, सुपरफिशियल नहीं होता, डीप होता है। और वो H. पाइलोर वाला थोड़ा सुपरफिशियल था। उसके बाद इसमें पॉलिप और नोडुलर अपीयरेंस होती है और इनकम्प्लीट एट्रोफी होती है, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल सरफेस अल्सरेशन होती हैं, जिसका आगे मेटाप्लेजिया हो के, मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ गॉबलेट सेल्स होना शुरू होता है। गॉबलेट सेल, कलमनार सेल, ये चीज़ें अपीयर होनी शुरू हो जाती हैं। उनको हमने देखना हो तो हम उसको स्टेन करके देखते हैं क्रोमोग्रेनिन स्टेन से, ठीक है। क्रोमोग्रेनिन स्टेन की वजह से ना गॉबलेट सेल का हमें पता चल जाता है। अगर वो हो तो इसका मतलब ये कि इसमें मेटाप्लेजिया हो चुका है, ठीक है। ये हमारी कुछ चीज़ें थी ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस के उसके देखने के लिए। अब इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या अपीयर होते हैं। क्लिनिकल फीचर ये होते हैं कि इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं अगेंस्ट पेराइटल सेल और इंट्रिंसिक फैक्टर, हमें पता है, ठीक है। गैस्ट्रिक एट्रोफी होती है जो कि मतलब 20 साल तक, 2 या इससे डिकेड्स, 2 साल से ज़्यादा तक हो सकती है। इसमें अनीमिक पेशेंट होंगे, गैस्ट्रिक एट्रोफी होगी उनमें, ठीक है। उसके बाद ये कि मीडियन एज के लोग में डायग्नोसिस होती है 60 साल तक की उम्र में, ठीक है। और उसके अलावा
कुछ और भी ऑटोइम्यून डिसीजेस के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। ऑब्वियसली एंटीबॉडीज़ इसके खिलाफ बन रही हैं, और भी चीज़ों में बनती हैं एंटीबॉडीज़, वो चीज़ इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हैशिमोटो में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में बनती हैं, एडिसन डिजीज़, ओवेरियन फेलियर, ठीक है, और प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में, ग्रेव्स डिजीज़ में। ये जो डिजीज़ लिखी हैं आपको याद करनी है, क्योंकि इनके साथ एसोसिएटेड हो सकती है डिजीज़। उसके बाद ये कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस होगा, टंग जो होगी स्मूथ और बीफी रेड होगी। ये आपके सिनेरियो में चीज़ें बताई जाएंगी, अगर आपसे इस चीज़ का पूछा जाना हो तो ये सिनेरियो में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, स्पाइनल कॉर्ड लिगेंड, ये चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद ये कि जो है ना इसके अंदर ना दिमागी मसले भी होते हैं। दिमागी मसलों में क्या है कि सेंस ऑफ वाइब्रेशन, पोजीशन सेंस, और जो सेंसरी एटैक्सिया, पॉजिटिव रॉम्बर्ग साइन, लिम्ब वीकनेस, स्पास्टिसिटी हो सकती है, एक्सटेंसर पाल्मर रेस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें हो सकता है, ठीक हो गया। और न्यूरोलॉजिकल चेंजिंग जो है ना वो अगर इसकी वजह से हो चुकी हैं तो वो रिवर्स नहीं हो सकती अगर विटामिन B12 की रिप्लेसमेंट करा दी जाए, और अगर नहीं हुई तो उससे पहले अगर विटामिन B12 की रिप्लेसमेंट करवा दी जाए तो ये थोड़े बहुत तक, कुछ हद तक ना ये मैनेज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।